देखो यार, अब जो हम पढ़ रहे थे ना, उसका नाम था टॉपिक का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था कि हमारे पास एक प्लेट है अगर, और इसके ऊपर मैं एक चार्ज को डाल रहा हूँ, ठीक है। एक प्लेट है मेरे पास, उसके ऊपर मैं चार्ज को डाल रहा हूँ। तो यहाँ से हमने देखा था जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो रही थी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। तो तो हमने देख लिया था कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये चार्ज मैं इसके दे रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आ रहा था कि इसके ऊपर और चार्ज नहीं आएगा। अगर मैं इस प्लेट के ऊपर और चार्ज डालूंगा तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो इस प्लेट से बाहर निकल के एयर को आयनाइज करना शुरू कर देगा। मतलब इस चार्ज का एडिशन का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था उसमें, ठीक है, क्योंकि उससे पोटेंशियल नहीं बढ़ रही थी। जैसे एक एग्जांपल समझो कि अगर ये मेरे पास एक ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है। अब इसमें तुम पानी डाल रहे हो, ये वाटर इसमें तुम डाल रहे हो, तो जैसे जैसे तुम पानी डालोगे इसमें, इसका लेवल बढ़ता रहेगा, इसका लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर तुम इसमें पानी डालोगे तो ये पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब अब उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। अब अगर तुम उसमें पानी डाल रहे हो तो वो बाहर गिर रहा है, ठीक है, उसके लेवल को बढ़ाने के बजाय वो बाहर गिर रहा है। तो यही मतलब है यहाँ भी। अब अगर मैं चार्ज को बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उसकी लिमिट आ गई हो, कि उसके बाद उसका चार्ज, उसके ऊपर पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे इस लेवल्स की बात कर रहे थे ना हम, उसी तरीके से यहाँ पे इस केस में हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो वो लिमिट ही क्या थी, उसको स्टोर करने की चार्ज को, उसकी जो कैपेसिटी थी, उसी को हम बोल रहे थे कैपेसिटेंस है वो, ठीक है। यानी क्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा था वैसे वैसे मेरा वी बढ़ रहा था। और इस प्रोपोर्शनल को जब मैं हटाता हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है सी। उस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू सी वी और C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी बात हमने कर ली थी। इस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे थे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की, वही वैल्यू क्या है, कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। अब इतनी बात तो हमने कर ली। अब उसके बाद एक और चीज़ देखी थी हमने, अगर मुझे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं इस ग्लास का ही केस पकड़ूँ, अगर एक ग्लास है मेरे पास और इसमें मैं पानी डालता जा रहा हूँ, एक लिमिट आ जाएगी कि ये पानी ऊपर तक फिल हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो वो ओवरफ्लो करेगा, बाहर निकलेगा। तो अगर मुझे इसमें पानी डालते रहना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसमें पानी डालते रहना है तो मुझे इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर मैं इसमें नीचे यहाँ पे एक होल कर दूँ तो इसमें से ये पानी निकलता भी रहेगा और साथ साथ इसका लेवल भी इंक्रीज़ होता रहेगा पानी डालते डालते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को एक तरह से कहीं और एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। जो इस केस में पानी है ना, वो कहीं और एक्यूमुलेट हो रहा है। बोल दो कि नीचे एक और ग्लास रखा है मैंने यहाँ पे, तो वो पानी इसमें जा रहा है, और जिसकी वजह से इसका लेवल वापस से बढ़ पा रहा है, यानी और चार्ज को ये स्टोर कर पा रहा है और पानी ये अपने अंदर ले पा रहा है ग्लास। तो ऐसा ही केस मेरा इस कंडक्टर के साथ होगा। अब सपोज ये मेरे पास ये कंडक्टर था जिसके ऊपर मैं चार्ज देता गया देता गया देता गया, और इसकी एक लिमिट आ गई चार्ज को रिसीव करने की। अब अगर मुझे इस केस में इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को बढ़ाना है, तो मैं इस केस में क्या कर रहा था, मैंने इसके पास एक और चार्ज प्लेट रखी, एक और मैंने इसके पास चार्ज प्लेट रखी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो ये एक चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मान लो इस पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब एक और कंडक्टर मैं इसके पास रख रहा हूँ, ठीक है। यानी एक और जो ब्लैक लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, ये एक और नया कंडक्टर है जो कि अनचार्ज है अभी। जब मैं इसको इसके पास रख रहा हूँ तो ड्यू टू इंडक्शन, एक इंडक्शन का प्रोसेस होता है जिसकी बात हमने की थी। ड्यू टू इंडक्शन इस वाले कंडक्टर पे, नए वाले कंडक्टर पे भी अंदर की तरफ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इंडक्शन का प्रोसेस है। अगर दो कंडक्टर्स को हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो क्या, एक कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के पास लेकर के जा रहे हैं अगर हम, तो उस दूसरे अनचार्ज कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सरफेसेस पे, और वो सरफेसेस पे इस तरह से इंड्यूस होगा कि इधर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उधर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इस प्लेट का, इसको मैं कर देता हूँ ग्राउंड। ग्राउंड करने से क्या होगा, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द प्लेट
और इन पॉजिटिव चार्जेस को, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। इनको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास अब एक नया सिस्टम बनेगा जिसमें हमारे पास कौन सा केस रहेगा कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट थी जो कि चार्ज थी शुरू से ही। जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो गई तो इसका एक पोटेंशियल अटेन हो गया, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता था इसका। हमने एक और अनचार्ज प्लेट को इसके पास रखा और अंदर की तरफ उसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया ड्यू टू इंडक्शन, और बाहर वाला हिस्सा हमने ग्राउंड कर दिया था, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब इस तरह का कुछ मेरे पास सिस्टम बन गया। अब सोचने की बात यह है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि अगर ग्लास बिल्कुल ऊपर तक फिल हो रहा है, ठीक है, ये ग्लास बिल्कुल ऊपर तक जब फिल हो गया था, ये बिल्कुल ऊपर तक फिल हो गया था, तो अगर उसमें और वाटर डाल रहे तो ओवरफ्लो कर रहा था। तो हमने क्या किया, नीचे उसमें छेद कर दिया एक, जिसकी वजह से अब ये जो पानी था ये नीचे गिर रहा है इसमें जाके, जिसकी वजह से इसका लेवल कम हो गया होगा। यानी इसमें और मैं पानी ऐड कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है इसका लेवल कम हो गया था, इसमें इसके अंदर में और पानी को ऐड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है ये क्या कर रही है, इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल कम होगा इसके पोटेंशियल से। तो देखो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा तो वो इनिशियली कितना था v, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से यहाँ पे एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा v डैश, जो कि बड़ा छोटा होगा v से, जो कि इस पे पहले पोटेंशियल था। यानी अब हमने इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर दिया है, और अगर मैंने इसके ऊपर प्लेट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को कम कर दिया है तो यानी इसके ऊपर मैं और चार्ज को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यानी मैंने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज को आने की एबिलिटी और बढ़ा दी है, यानी मैंने इसका कैपेसिटेंस और इंक्रीज़ कर दिया है। तो यानी किसी भी कंडक्टर के हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर अनचार्ज कंडक्टर, जिसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं ग्राउंड करूंगा उसकी वजह से एक नया पोटेंशियल v डैश उसके ऊपर आएगा जो कि छोटा होगा पहले वाले पोटेंशियल से। अगर ऐसा केस बन रहा है तो हम उसमें और चार्ज को ऐड कर सकते हैं, मतलब उसका कैपेसिटेंस मैंने बढ़ा दिया है। इतनी बात अब तक हो गई थी। अब हमारे पास एक नई चीज़ आई है आज जो पढ़ने की है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम तुम लोगों ने देख ही लिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे अभी हमारे पास कंडीशन बनी थी, इधर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज था और इधर पूरे पे नेगेटिव चार्ज था। तो इस तरह का जो पूरा सेटअप है उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बन गया है। कैपेसिटर कौन सी डिवाइस होती है? जो चार्ज को स्टोर करती है अपने अंदर या फिर एनर्जी को स्टोर करती है। इसकी डेफिनेशंस तुम्हारी बुक्स में है, तो अभी डेफिनेशंस नहीं लिखवा सकता हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, अब मैं एक चीज़ में मेंशन कर रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज़ स्मॉल डी। और जो दोनों प्लेट है ना, इन दोनों प्लेट का एरिया हमें गिवन है जो कि है कैपिटल ए। ठीक है, अब हमने याद करो फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ की एप्लीकेशन जब पढ़ी थी, तो किसी भी चार्ज शीट की वजह से, जैसे पॉजिटिव चार्ज शीट है, तो किसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, बात तो पक्की है। और उसकी वैल्यू मेरे पास जो आई थी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। अगर यही प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती और उसकी वैल्यू सिंपल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। ठीक है, यानी पॉजिटिव होगी तो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, नेगेटिव होगी तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं 3 रीजन्स को डिफाइन कर रहा हूँ, 1, 2 और 3। अब एक एक करके ना इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितनी आती है। तो फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। सपोज फर्स्ट रीजन में कोई भी एक पॉइंट है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल देता हूँ इसको पॉजिटिव प्लेट है ये और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी ई पॉजिटिव, और इसी पॉइंट पे नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी इसके ई नेगेटिव। ठीक है, और ई पॉजिटिव
इक्वल्स टू ई नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, वो कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इस पॉइंट पे देखो ई पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है लेकिन इसी पॉइंट पे ई नेगेटिव की डायरेक्शन ये है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे E1 फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऐसी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन किसी एक पॉइंट की बात करता हूँ, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ई पॉजिटिव, और इसी पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ई नेगेटिव। ठीक है, यानी ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव यहाँ भी क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो फॉर थर्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थर्ड रीजन में भी ज़ीरो ही होगी। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आई और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आई। अब बात करते हैं कि भाई जो ये सेकेंड रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। जो ये सेकेंड रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये देखना है। अब देखो सपोज मैं सेकेंड रीजन में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ ये, तो अगर मैं ई पॉजिटिव की डायरेक्शन निकालता हूँ, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसे होगी ई पॉजिटिव, और इसी पॉइंट पे नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी ई नेगेटिव। मतलब देखो इस वाले केस में दोनों ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी सेकेंड रीजन में E2 जो होगा उसमें E प्लस E माइनस होगा, माइनस नहीं होगा इसमें क्योंकि सेम डायरेक्शन है। यानी इस बार सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इन द सेकेंड रीजन। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में होगी, फर्स्ट और थर्ड रीजन में, यानी आउटसाइड दीज कंडक्टर्स कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ सेकेंड रीजन में होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगली चीज़ क्या है, ये हमारा डायग्राम था, अब बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक प्रॉपर्टी और होती है देखो कंडक्टर्स की, अगर दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं और दोनों कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है d क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स या कंडक्टर्स, वो d है, और कैपिटल V में डिफाइन कर रहा हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। अगर ऐसा केस होता है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनका डिस्टेंस गिवन है बीच में और पोटेंशियल गिवन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है V अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है यहाँ पे V अपॉन डी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू V अपॉन डी। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ और पता है हमें, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी इस प्लेट पे चार्ज जितना है प्लस क्यू अपॉन एरिया, वो क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और V अपॉन डी के इक्वल आ गया ये। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ क्या है इसमें, यानी मेरे पास सिंपल एक्सप्रेशन क्या आ गया है अभी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट
इक्वल्स टू V अपॉन डी। ठीक है, अब हमें पता है Q इक्वल्स टू सी वी होता है, यानी C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। अब मेरे पास जो सिस्टम था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फाइनली मेरी फर्स्ट जो मेन हेडिंग थी वो क्या थी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब मुझे क्या निकालनी है, सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी है, मतलब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली, यानी C निकालना है, यानी Q अपॉन V निकालना है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन से Q अपॉन V निकाल लूँ, जैसे अगर मैं V को यहाँ से यहाँ भेज दूँ और इसको वापस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा, हो जाएगा काम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q अपॉन V इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और Q अपॉन V क्या होता है, C, तो कैपेसिटेंस क्या है मेरे पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरे पास ये आ गई है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, अब देखो ये कैपेसिटेंस जो है ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ये किस चीज़ों पे कर रही है। पहली बात एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और थर्ड एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब क्या है, यानी जो मीडियम है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम है उस पर भी डिपेंड कर रही है। जैसे अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई एक मीडियम, जैसे कोई भी मीडियम डाल दूँ, पानी डाल दूँ इसके बीच में, कोई भी मीडियम मैं इसके अंदर डालूंगा, जैसे वाटर डाल दिया मैंने, तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं एरिया इंक्रीज़ करूँगा तब भी इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज़ करूँगा तब भी इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा, और अगर मैं कोई दूसरा मीडियम इसमें इनपुट करूँगा तब भी इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आज के लिए यही है काफ़ी, फिर हम बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कैपेसिटेंस में और आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।